वेल स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन और कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो हमारे पास आ चुका है टू फ्री मेटल। तो इसके लिए द टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंड्स upon द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। हमने मेटल ऑक्साइड को जिससे रिड्यूस करना है वो कौन सा हमने रिएजेंट लेना है, वो मेटल की रिएक्टिविटी डिसाइड करता है। फॉर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, जो बहुत रिएक्टिव मेटल हैं जैसे कि अल्कली मेटल हो गया, जहाँ अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, जहाँ इवन एल्यूमिनियम हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज यूज्ड। हम उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। जो कुछ मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, लेड वगैरह, आर रिड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। उनके लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो डिपेंड करता है मेटल टू मेटल। उसमें कार्बन कोक की फॉर्म में ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, अदर मेटल्स ले सकते हैं, एटसेट्रा। जैसे अगर हमारे पास ये मेटल का ऑक्साइड है, इसको कार्बन से रिड्यूस करना हो तो कार्बन ओ को CO बना के एस्केप कर जाएगा, मेटल एक्स टाइम हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में जब कोक से रिड्यूस करते हैं वी गेट जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एस्केप कर जाता है। इवन जिंक ऑक्साइड को CO से भी रिड्यूस किया जा सकता है, Zn हमें मिल जाएगा, CO का O के साथ CO2 बन के वो एस्केप कर जाएगा। इवन दूसरी मेटल जैसे क्रोमियम ऑक्साइड के लिए हम एल्यूमिनियम ले सकते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड से जब एल्यूमिनियम लेंगे तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा और हमें क्रोमियम मेटल जो है वो मिल जाएगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और हमें एल्यूमिनियम मेटल उसमें से क्रोमियम मेटल मिल जाएगी। तो हम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। जिस प्रोसेस में एल्यूमिनियम से रिडक्शन की जाती है उसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। और जब हम हीटिंग से द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद ए सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं, हम ये पायरोमेटलर्जी कर रहे हैं। हम सूटेबल रिएजेंट इसको जैसे कोक से हीट कर रहे हैं और हमें मेटल मिल रहा है, तो हीट करने की वजह से इस प्रोसेस का नाम है पायरोमेटलर्जी। और अगर हम एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन करें, एल्यूमिनियम से रिडक्शन करें, तो उसका नाम हो जाता है एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। नाउ टू प्रेडिक्ट द मोस्ट सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, हमें ये पता लगाना है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल है फॉर ए मेटल ऑक्साइड एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेल्प्स, जो हमने 11th क्लास थर्मोडायनामिक्स यूनिट में पढ़ा था। डेल्टा जी हम जानते हैं इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। वे डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। टी टेम्परेचर इन केल्विन है, और डेल्टा एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, RT log ऑफ के। तो फॉर ए रिएक्शन टू लीड टू प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए, हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट शुड बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तभी के जो है वो पॉजिटिव आएगा। जब के पॉजिटिव आएगा देन रिएक्शन विल प्रोसीड टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स, तभी हमें प्रोडक्ट बेटर मिलेंगे। सो फॉर फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हमें क्या ख्याल रखना है, हमने डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है। डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, रिएक्शन जो है प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगी, ये मेटल जो है वो रिड्यूस होना ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए डेल्टा एस का पॉजिटिव होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, टी डेल्टा एस ग्रेटर देन टी डेल्टा एच हो जाएगा। जैसे आप देखिए अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, टी भी लार्ज है, जब टी और डेल्टा एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो नेगेटिव साइन से ये लार्ज नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो जब इसमें से डेल्टा जब माइनस करेंगे तो ओवरऑल आंसर माइनस आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर माइनस तभी आएगा अगर ये वैल्यू लार्ज है और ये वैल्यू स्मॉल है। तो ये वैल्यू लार्ज कैसी होगी, चेंज इन एंट्रोपी अगर कम भी है तो हम टेम्परेचर बढ़ाकर चेंज इन एंट्रोपी को बढ़ा सकते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लार्ज हो जाएगी। सो टू हैव नेगेटिव डेल्टा जी, हमें टी डेल्टा एस को ग्रेटर देन डेल्टा एच रखना है। सेकंड हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं रिएक्शन विद पॉजिटिव डेल्टा जी, और किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो मीन्स वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दैट रिएक्शन कैन आल्सो बी मेड टू अक्कर, उसको भी हम अक्कर करवा सकते हैं, उसका भी प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय कपलिंग इट विद अदर रिएक्शंस हैविंग
विच हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन जो हम चाहते हैं डेल्टा जी उसका पॉजिटिव है, तो हम उसके साथ एक और रिएक्शन कपल जोड़ देंगे जिसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। जैसे मान लो जो हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं उसका डेल्टा जी +10 है, ऐसे हम एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। हमने इसके साथ दूसरी रिएक्शन भी अटैच कर दी, जोड़ दी, जिसका डेल्टा एच -15 है। जब दोनों रिएक्शन कलेक्टिव हो जाएंगी, कपल कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो दोनों का जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नाउ नेट डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है उसकी हम कपलिंग करवा देते हैं ऐसी रिएक्शन के साथ जिसका डेल्टा एच लार्ज नेगेटिव है, उस पॉजिटिव से भी लार्ज नेगेटिव है। जब दोनों रिएक्शन कलेक्टिवली होंगी तो दोनों का जो नेट डेल्टा जी है वो नेगेटिव आ जाएगा और रिएक्शन टेक पार्ट कर जाएगी। तो इन बातों का ख्याल रख के हम मेटल जो है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग। तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन थर्ड स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड इम्प्योर मेटल जो हमें रिडक्शन करके मिली है। तो इसमें से अलग अलग मेथड हैं, जैसे फर्स्ट मेथड इज लिक्वेशन। ये मेथड लो मेल्टिंग मेटल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बिस्मथ हो गया, टिन हो गया, मरकरी हो गया, लेड वगैरह वगैरह के लिए। तो क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को स्लोपिंग हर्थ पे रखते हैं और उसको हीट करते हैं जस्ट स्लाइटली अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस है और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस है, तो हम उसको 400 से थोड़ा सा ऊपर हीट करेंगे। उससे क्या होगा, प्योर मेटल मेल्ट करके फ्लो कर जाएगी स्लोपिंग हर्थ से, और जहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगी, जहाँ पे प्योर मेटल आ जाएगी, और जो इम्प्योरिटियाँ जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है वो पीछे ही रह जाएंगी। नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से नाम ही पता चल रहा है, हम पहले किसी लिक्विड या सॉलिड को वेपर बनाते हैं और फिर उसको वापस हम सॉलिडिफाई कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। तो मेटल्स लाइक बिस्मथ हो गया, मरकरी, कैडमियम, जिनका के लो मेल्टिंग पॉइंट है और लो ही बॉइलिंग पॉइंट है, उनके लिए हम डिस्टिलेशन मेथड लगाते हैं। जब उनको हीट करते हैं तो रेडिली जो मेटल है वो चेंज हो जाती है इनटू वेपर्स। तो वेपर बाद में हम दूसरे रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे, वहाँ वो कंडेंस करके हमें प्योर मेटल दे देंगे। नेक्स्ट मेथड इज जोन रिफाइनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स टू गेट मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। इसमें मेटल की हमें बड़ी अच्छी प्योरिटी मिल जाती है। जनरली जो मेटल्स हम सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस जो होते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, वो वाली मेटल जहाँ से प्यूरीफाई करते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसके लिए ये बेस्ट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, द मेथड इज बेस्ड upon principle that the impurities are more soluble in molten state than in the solid state of the metal। हम एक मेटल की रॉड ले लेते हैं, जो मेटल की इम्प्योर रॉड है, और इसको हम किसी नोबल गैस के एटमॉस्फेयर में, इनर्ट एटमॉस्फेयर में रख देते हैं। इसके सराउंडिंग में हम एक सर्कुलर मोबाइल हीटर ले लेते हैं। ये हीटर क्या करता है, इसको इस एंड से इस एंड में मूव करना होता है एट वेरी वेरी स्लो स्पीड, बड़ी स्लो स्पीड पे। इस हीटर को हम वन एंड से दूसरे एंड पे इसको हम मूव करवाते हैं। तो क्या होता है, ए रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल जो हो गया इज टेकन एंड ए मोबाइल हीटर हो गया जो इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द रॉड, इसके एक एंड पे रख दिया। द मोल्टन जोन मूव, जैसे ही हम इसको हीटर को ऑन करेंगे तो एक जो है मोल्टन जोन बन जाएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, वो मोल्टन जोन मूव करेगी अलॉन्ग विद द हीटर के। जैसे हीटर जहाँ से इधर जाएगा तो जो पोर्शन मेल्ट कर जाएगा वो भी हीटर के साथ साथ स्लो स्पीड पे मूव करेगा फॉरवर्ड, आगे डायरेक्शन में। सो द हीटर मूव्स फॉरवर्ड, द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द मेल्ट एंड देन पास इनटू द एडजेसेंट मोल्टन जोन। जो इम्प्योर मेटल है वो भी साथ साथ उसके मोल्टन जोन में मूव करती जाएगी। द मूवमेंट ऑफ हीटर जो है ये केप्ट वेरी वेरी स्लो टू गेट द मेटल ऑफ हाई प्योरिटी। द हीटर इज मूव्ड सेवरल टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन, सो एट वन एंड द impurities get concentrated, this end is cut off and
डिस्कार्डेड। तो जब हम इस हीटर को जहाँ से जहाँ बड़ी स्लो स्पीड पे मूव करेंगे, जो मोल्टन जोन है वो तो वह रहेगी, जो मेटल है वो क्रिस्टलाइज होकर हीटर के साथ साथ एक एंड में इकट्ठी हो जाएगी। हम इस हीटर को 3-4 बार या जितनी बार हम पास करेंगे उतनी बार ही हमें मेटल ऑफ हाई प्योरिटी मिल जाएगी। बाद में हम इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे, एक पार्ट हो जाएगा इम्प्योर और एक पार्ट हो जाएगा प्योर। इस तरह से हमें वेरी हाई प्योरिटी की मेटल जो है मिल जाएगी। हम चाहें तो जो एक बार प्योर मेटल मिल गई उसको उस हाफ राड के साथ दूसरी हाफ राड जोड़ के उसको फिर से ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे उतनी ही बार हमें उतनी ही हाई प्योरिटी की जो मेटल है हमें मिलेगी। एक और मेथड हम डिस्कस करते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, दिस मेथड जो है द मेटल जो है इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। हम मेटल को जो इम्प्योर है उसको कोई वोलेटाइल कंपाउंड बना लेते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड एस्केप करता है, हमको उसको किसी दूसरे कंटेनर में जो है कलेक्ट करके एंड देन कलेक्टेड एट सम अदर प्लेस, इट इज़ देन डीकम्पोज। हम जो हमारा वोलेटाइल कंपाउंड है उसको तोड़ देंगे, डीकम्पोज कर देंगे टू गेट द मेटल ऑफ द हाई प्योरिटी। इसमें क्या होना चाहिए, द मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड। ऐसी मेटल ही इसके लिए इससे प्योरीफाई हो जाएगी जिसका कोई कंपाउंड बनना पॉसिबल है जो कि वोलेटाइल है। और जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो बनने के बाद ईजिली डीकम्पोज होने वाला होना चाहिए। पहली बात है कि जो मेटल है इम्प्योर उसका कोई वोलेटाइल कंपाउंड बनना चाहिए, और दूसरी बात जब कंपाउंड बन गया उसको हम डीकम्पोज भी करने के हम उसको डीकम्पोज भी कर सकते होने चाहिए, तभी ये मेथड जो है वो हेल्पफुल है। इसमें निकल का एक प्यूरिफिकेशन का मेथड है फॉर निकल, उसको बोलते हैं मॉन्ज प्रोसेस। जैसे निकल जो अभी ये इम्प्योर निकल है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से हीट करते हैं 330 to 350 केल्विन टेम्परेचर पे। ये टेट्रा कार्बोनाइल निकल का कम्प्लेक्स बना लेता है जो कि वोलेटाइल है। बाद में इस कम्प्लेक्स को जब और दूसरे कंटेनर में ले जाते हैं, जब 450 to 470 इसको हीट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एस्केप कर जाता है और जो निकल है वो प्योर रह जाता है। तो इम्प्योर निकल से प्योर निकल में मिल गया, इम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगी क्योंकि वो वोलेटाइल कंपाउंड नहीं बनाएगी। ऐसे एक और मेथड है वान आर्कल मेथड, वो जिरकोनियम या टाइटेनियम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जिरकोनियम को हम आयोडीन से हीट करते हैं एट 870 केल्विन टेम्परेचर। जो जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, बाद में ये कंपाउंड डीकम्पोज कर जाता है एट अबाउट 2075 केल्विन। हमें जो जिरकोनियम है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है, ये इम्प्योर है और ये प्योर है, और आयोडीन जो वोलेटाइल है वो एस्केप कर जाता है। सो दिस इज़ वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, जिसमें पहले मेटल ने जो इम्प्योर है कोई वोलेटाइल कंपाउंड बनाना है और बाद में उस कंपाउंड को हमने डीकम्पोज करना है, तभी हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। तो आज हम इतने रखते हैं, कुछ और मेथड हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।